क्या गुड टच और बैड टच के बारे में आपको मालूम है? नहीं तो जानिए हमारे साथ, जहां कॉल्विन हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टरों के द्वारा गुड टच और बैड टच के बारे में अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बच्चों को जानकारी दी जा रही है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर ईशानिया राज का, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है गुड टच और बैड टच के बारे में समझना। गुड टच अर्थात सेफ टच और बैड टच अर्थात अनसेफ टच। हम आजकल जिस परिवेश में रहते हैं, हम किसी को भी अपने से दूर या अपने से नज़दीक करने में उनका कोई एक फाइन लाइन नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ आप मेरे बच्चे से दूर रहें या मेरे बच्चे के पास रहें। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं और हम घर परिवार में जितने हमारे जो बड़े हैं या हमारे सामाजिक परिवेश में जिनके यहाँ जाना है, जो काम करना है, वो हमें करना है। बट अभी का जो जनरेशन है उसमें ये देखा जाता है कि कई ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों को इन गुड टच और सेफ टच के बारे में या बैड टच या अनसेफ टच के बारे में बात करने में झिझकते हैं और सही तरीके से उनको एजुकेशन नहीं दे पाते हैं कि कहीं ना कहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं समझ पाते हैं। तो उनके संपर्क में जो भी ऐसे व्यक्ति जो प्यार से बात कर लिए, जो उनके माता पिता के नज़दीक हैं, जिन्होंने उन्हें कुछ लालच दे दिया, उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये मेरा अपना है, या ऐसे व्यक्ति जो डांट के बात कर लिए वो बुरे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अनजाने में बच्चे ऐसी जगह चले जाते हैं जिसमें वो अब्यूज़ की शिकायत कह सकते हैं कि अब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं वो बच्चे। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम है गुड टच बैड टच, वो कार्यक्रम लेकर के आया है, जहां हम बच्चों को बताते हैं कि हमारे शरीर में कुछ सर्टेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे लिप्स हो गए, हमारा चेस्ट हो गया, जो एरिया हमारे पैरों के बीच में है, हमारा बट है, ये ऐसे एरिया सेंसिटिव एरियाज़ हैं जो खासकर हमारे मम्मी के अलावा, डॉक्टर जब जांच करता हो उसके अलावा, और जो हमारे भरोसेमंद दादी नानी होंगे, इनके अलावा कोई और टच नहीं कर सकता है। अगर ये टच करता है तो वो बैड टच में आता है। या कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा कोई भी टच फील कराता हो जो असहज हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता हो और बेचैनी का अनुभव कराता हो, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर लेकर के आता है, ये अनसेफ यानी बैड टच है। इसको किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है, लाइक अगर कोई आपको गलत तरीके से छू रहा है तो आपको नो चिल्लाना है, किसी अपने जो आपका करीबी है उसको बताना है, इसके लिए चुप नहीं रहना है। इस तरीके से हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। पूरी एक मूवी दिखाते हैं गुड टच बैड टच पे कि किस तरीके से ऐसे परिस्थितियों का सामना वो कर सकते हैं, जिसमें हम माता पिता को भी टेक्निक्स बताते हैं और बच्चों को भी टेक्निक्स बताते हैं। हम लोग चूँकि ये जो कार्यक्रम है ये स्कूल में जाकर के करते हैं और फोकस ज़्यादातर ये होता है दिव्यांग बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताने के लिए, क्योंकि जो बच्चे इंटेलेक्चुअली साउंड है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की रिपोर्ट कर देते हैं, बट जो इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं है उनको इन चीज़ों की रिपोर्टिंग में दिक्कत आती है। तो कई स्पेशल एडुकेटर्स भी हमारे साथ हैं जो इसमें जैसे हमारे साथ देते हैं। जैसे कुछ बच्चे सुन नहीं सकते हैं, कुछ बच्चे देख नहीं पाते हैं, तो ऐसे में जो स्पेशल एडुकेटर्स होते हैं वो साइन लैंग्वेज के थ्रू बच्चों को इन चीज़ों के बारे में हम जो बोलते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं और उन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देते हैं। तो ये अभी हमारे लिए एक बहुत अहम मुद्दा है और हर बच्चे को जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक का है, इन जानकारियों के बारे में उनको अवगत कराना बहुत ज़रूरी है और यही हमारी मुहिम है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। संगम नगरी प्रयागराज में स्थित खुसरू बाग मध्यकालीन कला का एक अद्भुत नमूना है, जिसे मुगल शासकों द्वारा बनवाया गया था। जहां अकबर के इंतकाल के बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने इसे बाग के तौर पर बनवाया था। बाद में ये मकबरे में तब्दील हो गया, जहां पर जहांगीर की पत्नी शाह बेगम व बेटे खुसरू व बेटी निसार बेगम व बीबी तमोलन की यहाँ पर मकबरा है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर अब सुंदरीकरण भी समय समय पर होता रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ
देश प्रदेश से लोग देखने आते हैं और यहाँ टूरिज़्म को भी ये स्थल बढ़ावा देता है। शहर के लोग तो यहाँ रोज़ आते ही हैं, मगर यहाँ देश विदेश से भी लोग देखने ज़रूर आते हैं। ये मध्यकालीन कला का अद्भुत नमूना है और ये अब एएसआई व अब पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है। और क्या कुछ कहना है डॉक्टर संजू मिश्रा का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। बाग इलाहाबाद या अब वर्तमान जो प्रयागराज है वो एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो मेडिवल पीरियड का मध्यकालीन वो एक मध्यकालीन वास्तुकला का एक बेजोड़ आप नमूना या स्थापत्य का एक अद्भुत उदाहरण के रूप में वो हमारे प्रयागराज में स्थित है या वर्तमान में भी वो है और इतना प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है इलाहाबाद का। मैं कुछ बातें बहुत संक्षेप में आपसे बताना चाहूँगी कि सबसे पहले लगभग आप 400 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूँ तो जब प्रयागराज या इलाहाबाद मध्यकालीन सत्ता का मुख्य केंद्र था, उस समय अकबर के इंतकाल के बाद की बात है। जहांगीर जो उनके पुत्र थे, उनके बेटे थे, उन्होंने इस खुसरो बाग को एक आरामगाह या उनको बागों का शौक़ रखते थे वो, तो उन्होंने एक सैरगाह के रूप में इसको बनवाया। और जो इसके डिज़ाइनर थे, जो इसके वास्तुशिल्प थे, वो थे अक्का मिर्ज़ा। और इस खुसरो बाग की उत्तरी पटरी का जो दरवाज़ा है उस पर आप फ़ारसी में ये बात लिखी हुई है कि जहांगीर ने खुद आदेश दिए थे अक्का मिर्ज़ा को कि वो इसका डिज़ाइन तैयार करें और ये खुसरो बाग यहाँ पर बनाया जाए। खुसरो बाग जब बना तो इस पूरे बाग, ये था तो एक बाग, लेकिन जो बाद में कब्रगाह बन गया। और क्यों बना, उसके पीछे कारण ये थे कि जहांगीर का जो बड़ा बेटा था, जो उनकी पहली पत्नी मानबाई या कोटा प्रिंसेस जिसे कहते हैं, या शाह बेगम के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उनका जो बड़ा बेटा खुसरो मिर्ज़ा था, वो जहांगीर से विद्रोह करने के कारण इसी बाग में नज़रबंद किए गए थे और उन्होंने भागने का एक असफल प्रयास किया और इसी बाग में वो मारे भी गए। तो ये उनका जो मकबरा यहाँ पर बनाया गया, वो उनकी बहन यानी जहांगीर की बेटी और खुसरो की बहन निसार बेगम ने खुसरो का मकबरा ये बनवाया। और इसमें टोटल 4 हैं जो आप देखेंगे गुंबद दिखते हैं या जो 4 मॉन्यूमेंट है, उसमें सबसे पहला खुसरो का स्वयं है, दूसरा खुसरो की माँ शाह बेगम का है, तीसरा उनकी बहन निसार बेगम का है, एक है तमोलिन बीवी का मकबरा। वो उसमें कब्र नहीं है, उन्हें यहाँ दफनाया नहीं गया था, लेकिन वो मकबरा यहाँ पर है। टोटल 4 टॉम्ब हमें दिखते हैं जो कि एक तरीके से उन्हें अगर कहा जाए ज्यामितीय शैली में पूरा आर्किटेक्चर ये हमें यहाँ पर मिलता है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत बेजोड़ नमूना है। हाँ, ये आज के समय में एएसआई या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उसमें के अंतर्गत है और उन्हीं के दिशा निर्देशन में, सुपरविज़न में यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और धीरे धीरे सौंदर्यीकरण का काम तो निरंतर एक ऐसा काम है जिसमें आपको रोज़ नए नए विचार आएंगे, रोज़ नए तरीके अपनाए जाएंगे। तो वो प्रक्रिया यहाँ निरंतर चल रही है और आगे भी चलेगी। हमारे प्रयागराज की शान है खुसरो बाग, एक मध्यकालीन स्थापत्य का अगर हम एक बेजोड़ नमूने की बात करें तो वो हमें खुसरो बाग में आकर मिलती है, वो बात देखने को मिलती है। मैं डॉक्टर संजू मिश्रा, इलाहाबाद संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। संगम नगरी प्रयागराज में आज निजीकरण के खिलाफ धरना स्थल पर कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ ओबीसी और SC/ST एक्ट तहत भूमिहीन लोगों को भूमि देने की सरकार की योजना के तहत भी मांग की। 10 सूत्री मांग को लेकर यहाँ ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद लालमणि पटेल भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है इस मामले पर उनका, आइए सुनाते हैं आपको। आपका संवैधानिक क्रांति और दूसरे सामाजिक संगठन उनके बैनर तले आयोजन किया गया। इसमें 10 प्रमुख मांगे जो सरकार से
एसएन का कहना है कि भाई जो निजीकरण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। निजीकरण में जो हक अधिकार गरीबों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वहाँ उनका शोषण होता है। गरीब को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जाति के आधार पर जनगणना करानी चाहिए। आज ओबीसी का हक अधिकार मारा जा रहा है। न्यायालय में कोई बात न्यायालय में आकर सरकार से आंकड़े दीजिए, अधिकृत आंकड़े सरकार दे नहीं पाती, जैसे आरक्षण का लाभ पिछले वर्ष को नहीं मिल पा रहा है। ये मांग है कि भाई जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए ताकि सही तथ्य आंकड़े तो सामने आ जाए, जो न्यायालय में ढांचा किया जाए, सही पिछले हक अधिकार मिले। अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। भाई अगर आज आरक्षण करते हो अमीर गरीब की शिक्षा ही कर दीजिए, फिर आरक्षण की जरूरत नहीं है। और जब तक है तो अमीर गरीब की शिक्षा में भेदभाव रहेगा तो आरक्षण की निश्चित बातें हैं। जैसे कहीं मान लीजिए मजदूरी नहीं मिलती है, कहीं प्लाट मिलना चाहिए, उस परिवार को नहीं मिल रहा है, तो जो उनके स्तर की है उनको गंभीरता से समय सीमा के अंदर उनका निराकरण करे ताकि गरीबों को लाभ मिले। उसके लिए आंदोलन गरीबों को नहीं करना पड़ेगा। पर्चा बता वही बता रहे हैं, पर्चा बता दें। राजमणि पटेल, राज्यसभा सदस्य, मध्य प्रदेश। रामनगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे का नज़ारा है, जहां ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मोबाइल में जुटे हैं, जहां एक तरफ एसएसपी अजय कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं और जहां लापरवाही के कारण लोगों को निलंबित व लाइन हाजिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही विभाग के पुलिसकर्मी उनके आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं और खुलेआम ड्यूटी में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं और नियम कानून को ताक पर रख कार्य कर रहे हैं। अब देखना इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी या मोबाइल इसी तरह से चलाते रहेंगे। जहां बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने को लेकर कई जगह हिंसक माहौल हुआ और साथ ही लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, मगर अब कांग्रेस के नेता इरशाद उल्लाह ने इन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेता इरशाद उल्लाह ने नुपुर शर्मा को लेकर, आइए सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके बाद पूरे देश के अंदर जिस तरीके से हंगामा हुआ है, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं और उसके बाद कई जगह दंगे हुए हैं और उसके बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारत की छवि को धूमिल किया गया है, जिस तरीके से भारत की जो मान सम्मान उसको ठेस पहुंची है, आज नुपुर शर्मा का जो इस्तीफ़ा हुआ है, उनका इस्तीफ़ा नहीं, उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए और उनके मकान को गिराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनके वजह से पूरे देश में दंगा हुआ है और पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर उनका लेकर पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामा हो रहा है। हम ये चाहते हैं, ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि तत्काल उनको पर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, उनके मकान को गिराया जाए, तभी हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को और पूरे देश का, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को ये मानेगा कि मेरे साथ इंसाफ हुआ है। रामनगरी प्रयागराज, जहां चौक क्षेत्र में अब मार्ग एकल दिशा में कर दिया गया है, जैसे कि लोग आप देख सकते हैं लोकनाथ से बजाजा पट्टी की ओर गलत तरीके से ई रिक्शा लेके आ रहे हैं और यहाँ पर लंबा जाम लगा है और जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं। कोतवाली पुलिस की लापरवाही से एकल दिशा मार्ग पर लोग वाहन नहीं चला रहे, जिसके कारण यहाँ पर यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है और जाम लग रहा है और जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण, जिससे लग रहा जाम। रामनगरी प्रयागराज के करेली गड्ढा कॉलोनी के नज़ारा है, जहां अंधकार में लोग रहने को 2 दिन से विवश हैं। ऐसे में समाज सेवी नदीम अली द्वारा एसडीओ को इस समस्या से अवगत कराया गया और साथ ही जेई को एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें मोहल्ले वालों के हस्ताक्षर थे, जिसमें लोगों ने अपनी समस्या बताई और 2 दिन से अंधकार में रह रहे लोगों ने बताया कि किस तरह से उनको जीना पड़ रहा है और अंधेरे में रहना पड़ रहा है और पानी की भी समस्या है। ऐसे में लोगों को गर्मी में रहना पड़ रहा है और जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गड्ढा कॉलोनी के लोग समाज सेवी नदीम अली के साथ एसडीओ ऑफिस पहुंचे, जहां पर सारी समस्या से अवगत कराया गया, साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी समस्या दूर होगी। मगर ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का और किस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आइए सुनाते हैं। लाइट की 2 दिन से समस्या बनी हुई है, यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये KW नाला गौसनगर गड्ढा कॉलोनी का एरिया है, यहाँ पर लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं लाइट के लिए। लाइट की व्यवस्था एकदम पटरी पर उतरी हुई है, जिसके संबंध में एसडीओ साहब को भी जानकारी दे दी गई है और जेई साहब को भी जानकारी दे दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ट्रांसफार्मर आ रहा है, आज रात में लग जाएगा। अभी तक ट्रांसफार्मर आया नहीं है। 2 दिन से लगातार जनजीवन बताया ना कि अस्त व्यस्त है, पानी नहीं है लोगों के घरों में, लोग
एकदम बिलक रहे हैं। गर्मी तापमान 46 डिग्री के लगातार पार बढ़ना हुआ है। मैं नदी संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने जोन कार्यालय में की जन सुनवाई के दौरान लोगों से उनकी समस्या सुनी और समस्या को सुनकर संबंधित अधिकारी से बात की और जल्द ही समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही लोगों की समस्या का निस्तारण करने के लिए जन सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। संगम नगरी प्रयागराज के ये 16 मार्केट की सड़क का नज़ारा है, जहां सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और अक्सर लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और आने जाने वाले परेशान होते हैं। करेली का ये मुख्य मार्ग है जो कि पहलवान चौराहा 16 मार्केट होते हुए ये मस्तान मार्केट की ओर सड़क जाती है, जिस पर लोगों का अब चलना मुश्किल हो गया है। इसी रोड से टैक्सियां गुजर कर जाती हैं और अक्सर टैक्सियां गड्ढों के कारण पलटती हैं। कुछ दिन बरसात शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ये गड्ढे पानी से भरे रहेंगे और लोगों को गड्ढा नहीं समझ में आएगा और लोग बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होंगे। मंत्री नंदी का ये क्षेत्र है जहां 5 साल से ज़्यादा कार्यकाल होने के बावजूद आज तक ये सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है और लोग होते परेशान और जिम्मेदार बने अनजान। वहीं गड्ढा युक्त सड़कों से परेशान लोगों का यहाँ के क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आप यहाँ के लोगों का क्या कहना है। करेली की सड़क कैसी है, आप लोग को क्या समस्याएं हो रही है? अरे सबका साथ सबका विकास का नारा देती है योगी आदित्यनाथ की सरकार, मगर यहाँ पर करेली में तो पक्षपात हो रहा है। कई सड़कें आज भी गड्ढा युक्त हैंगी। आप देख सकते हैं, आप पूरा करेली घूम लीजिए, न यहाँ पर कोई विधायक आ रहा है जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ पर नंद गोपाल गुप्ता जी, और न ही मेयर अभिलाषा जी यहाँ पर जाग रही हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर एक बार झांके और यहाँ गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने का कष्ट करें। संगम नगरी प्रयागराज के करेली क्षेत्र में बिजली ने लोगों को परेशान कर रखा है। पिछले 24 घंटे से नट का कब्रिस्तान क्षेत्र वार्ड नंबर 80 में बिजली नहीं है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ना ही लोगों के घर में पीने का पानी है और ना ही लोग अब सुकून से सो पा रहे हैं। 24 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण करेली क्षेत्र में लोग परेशान हैं और लोग पावर हाउस पहुंच रहे हैं, मगर उसकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कोई पावर हाउस में मौजूद है और 1-2 लोग जो हैं वो संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और जिससे लोग पूरी तरह से परेशान हैं और जिम्मेदार बने अनजान। देखिए, बिजली व्यवस्था की जो आंख मचौली पूरे शहर के अंदर चल रही है, ख़ास तौर से हम करेली की बात करेंगे, उससे आम जनजीवन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। इस भयावह गर्मी में आम नागरिक पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था से परेशान है, लेकिन अधिकारियों का किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब न मिलना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जो 24 घंटे की उत्तर प्रदेश सरकार बिजली व्यवस्था की बात कर रही थी, आज 24 मिनट भी अगर लाइट बराबर मिले तो ये हम शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। आज समस्या ये है कि पूरा करेली इस समय ब्लैकआउट हो चुका है। कम से कम हमारी नज़र में 1 दर्जन से अधिक इस समय ट्रांसफार्मर बंद है। आम जनता पावर हाउस को घेरे हुए है और बिजली की मांग कर